हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वगैरह देख लिया था। रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है, पैकिंग मटेरियल क्या होता है, ट्रेडेड गुड्स क्या होता है। ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन करते हैं वो कैसे करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ पे रियलाइजेशन लिखा हुआ है, इसको मैंने करेक्ट करके लिख दिया है, ये रियलाइजेबल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्योंकि बेसिकली इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो हमें मार्केट से मिल जाएगा और वो हम लोग आगे देखेंगे कि उसका वैल्यूएशन कैसे निकलता है। और जो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो है कॉस्ट। तो कॉस्ट के डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का बिजनेस है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, हमारा इन्वेंट्री किस तरह का होता है, वो रॉ मटेरियल होता है या ट्रेडेड गुड्स होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग उस हिसाब से हमारा अपना इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है, फिर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर दो कैटेगरी होता है, जहां पे एक जैसे इन्वेंट्री हो और यहाँ पे स्पेसिफिक इन्वेंट्री हो। तो जो स्पेसिफिक इन्वेंट्री के केस में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है, जहां पे हमारे इन्वेंट्री को बनाने में जितना भी कॉस्ट लग रहा है उस सबको जोड़ ऐड करके हमारा कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकलता है। इस केस में हमारा टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, सारे इन्वेंट्री को ऐड कर करके। ठीक है, यहां पे टोटल कॉस्ट इनकर्ड। और दूसरा जो हमारा केस होता है इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, मतलब जब हम एक जैसा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक जैसा गुड्स परचेज करते हैं तो फिर उस केस में हम अपने इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं। तो इसका तीन मेथड हुआ करता था, एक फीफो, दूसरा लीफो और तीसरा वेटेड एवरेज मेथड। फीफो के केस में क्या पढ़े थे हम लोग कि जो हमारे पास जो पहले सामान आया, जो पहले इन्वेंट्री आया वो पहले निकल जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास बचा हुआ है वो मेरे पास कौन सा होगा, जो मेरे पास बाद में आया होगा, क्योंकि जो पहले आया होगा तो पहले निकल गया होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो मेरे पास बाद में आया ना उसका जो कॉस्ट होगा वही हम लोग अपने इन्वेंट्री को वैल्यूएशन के लिए पर्पज से ले लेंगे। ठीक है। सेकंड मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था, इसका ठीक अपोजिट, जो बाद में आया वो पहले जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, जनरली हर बिजनेस फीफो मेथड ही यूज करना चाहेगा, लीफो कोई नहीं यूज करना चाहेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके पास पुराना सामान स्टॉक में होते रहे और वो नया सामान को पहले निकाल दे। ठीक है। तो जनरली हर बिजनेसमैन क्या करता है, वो फीफो मेथड ही फॉलो करता है कि जो पहले सामान आता है उसको पहले निकाल देता है और जो बाद, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी की बात होती है ना, हर चीज एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। अगर वो पुराने सामान को रखे रहेगा और उसको बाद में बेचेगा तो फिर हो सकता है कि वो एक्सपायर कर जाए, उसका लॉस हो जाए। तो जनरली हर बिजनेस फीफो मेथड पे चलता है, लेकिन कुछ एक चीज होती है जो लिफो मेथड पे चलती है। कुछ एक बिजनेस ऐसा होता है जो चाहता है कि वो लिफो यूज करे, जैसे कि वाइन शॉप में क्या होता है, जैसे जैसे वाइन जितना ज्यादा पुराना होता है ना उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो वाइन शॉप वाले क्या सोचते हैं, अल्कोहल जिनका वाइन का बिजनेस होता है वो क्या करते हैं, जो उनके पास पुराना स्टॉक होता है उसको होल्ड करके रखते हैं और नए को पहले निकालते हैं। इससे तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो लिफो यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे क्या मैं ये बता रहा हूँ कि क्या वो अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पर्पज से ये मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि उनका स्टॉक किस तरह से रोटेट होता है, फीफो कहाँ पे लग रहा है और लीफो कहां पे लग रहा है, मैं वो बता रहा हूं। एक्चुअल इन प्रैक्टिकल लाइफ लीफो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, ये लीफो कहीं अब यूज नहीं होता है, अकाउंट्स ने इसको अबॉलिश कर दिया है। अब ये सिर्फ एक स्टडी करिकुलम में आप लोग है, इसलिए आप बस पढ़ रहे हो। आगे जाके आप लोग देखोगे कि हम हमारे काम का नहीं होता। हमारे जो मेन काम का होता है वो फीफो और वेटेड एवरेज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पहले जो भी आया उसका जो रेट था प्लस वो, उसके बाद हम लोग ने दूसरे को जो लाया उसका जो वेट था, वेट उसके साथ वो एवरेज हो जाता था। अगर पहले मैंने 10 का लाया था, दूसरी बार दूसरे खरीदा तो 12 का आया, तो मेरा नेट एवरेज होके 11 का दोनों पीस पड़ गया। तो इस तरह से हम लोग एवरेजिंग करते थे। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, इस केस में होता क्या था कि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, सेलिंग प्राइस में से अपना डिजायर्ड या फिर ग्रॉस मार्जिन, जो मेरा जीपी मार्जिन होता है उसको लेस करके हम अपना कॉस्ट निकालते थे। तो बेसिकली इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार मैंने 5 मिनट के अंदर ये थॉरो रिवीजन करवा दिया, क्विक रिकैप। और इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल में इसके बाद क्या दिया हुआ है। ओके।
तो सबसे पहले दिया हुआ है मीनिंग। अब जैसे कि मीनिंग हम लोग कल के क्लास के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री को हम लोग आमतौर पे क्या समझते हैं, तो जो समझते हैं ना उसी को ये अच्छे से ड्राफ्ट करके ये लिखा हुआ है। बस देखिए आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन असेट। सबसे पहले क्या बोला है इसको, असेट। मैंने भी कल क्या बोला था कि इन्वेंट्री क्या होता है, एक असेट होता है। असेट में मैंने मोर क्लासिफाई किया, करेंट असेट होता है। क्या होता है, करेंट असेट होता है। इसका पर्पस क्या होता है, हेल्ड। हेल्ड मतलब इसको हम रखते हैं, क्यों, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पहला इसका जो पर्पस है वो इसको हम अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखते हैं। क्या मेरे असेट में अगर कोई मेरे बिजनेस में अगर कोई पुराना मशीन रखा हुआ है जिसका मेरे को कोई काम नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि हम इसको बेच के हटा दें, तो इसको हम फॉर द पर्पस ऑफ सेल तो रखे हैं, तो क्या ये मेरा इन्वेंट्री हो गया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा मशीन बेचने का काम नहीं है ना, मेरा नॉर्मल बिजनेस जो मशीन बेचने का नहीं है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ, वो बस हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, स्क्रैप ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद इन्वेंट्री अगर हम उसको प्रोडक्शन के यूज में ला रहे हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका एग्जांपल, एक सेकेंड, हाँ, इसका एग्जांपल हो गया आपका ट्रेडेड गुड्स या फिनिश गुड्स। इसका एग्जांपल हो गया आपका रॉ मटेरियल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यहां नहीं आएगा, यहां आपका WIP आएगा, जो कि हमारे प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। और कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन मींस कंज्यूमेबल आइटम लाइक स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। तो ये सारे सामान हमारा, ये सारा चीज हमारे इन्वेंट्री में आ गया, जिसका क्या यूज है, पहला यूज वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सेल करने के लिए रखे हो, या फिर प्रोडक्शन में कंज्यूम करने के लिए रखे हो, या फिर उसको प्रोडक्शन में यूज करने के लिए रखे हो, जैसे कि रॉ मटेरियल, WIP। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। मीनिंग के बाद हम लोग चलते हैं फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने देखा कि इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हैं, तो कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर पे करते हैं। बेसिक इसका यही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेंट्री का वैल्यू बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को डिटरमिन करने के लिए। अब जब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस के परफॉर्मेंस की, तो मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस की। कौन सा बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है या कितना लॉस इनकर कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि उसने अपने स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरह से किया है। अब थोड़ा सा अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोग देखोगे कि स्टॉक हमारे कहां पे दिखता है, तो स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है, अगर हम ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बना रहे हैं तो, और कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिखता है वो क्या होता है, वो मेरा COGS का पार्ट होता है। वो मेरा क्या होता है, COGS क्या होता है, COGS होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो फिगर होता है जो हमें ये बताता है कि आपने जितने का भी बिजनेस साल भर में या ड्यूरिंग द पीरियड किया है, वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको कितने का सामान बेचना पड़ा। जैसे कि अगर आपका सेल 1000 रुपए का है, से फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल 1000 रुपए का है और आपका COGS निकल के आता है 800, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आम भाषा में इसको ऐसे कहूं कि 800 का सामान आपने 1000 में बेचा है, मतलब आपने जितने का बेचा है ना, वो आपको कितने का पड़ा था, वो है COGS। तो ये 800 जो निकलता है, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं, प्लस परचेज को ऐड करते हैं, प्लस किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं। यही है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब थोड़ा सा चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक, से फॉर एग्जांपल आपका ओपनिंग स्टॉक है 200, आपका ओपनिंग स्टॉक है 200, आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, कितना परचेज किया आपने 700, कितना परचेज किया 700, ठीक है। 200 था, 700 परचेज किया, टोटल कितना हो गया 900 का सामान हो गया आपके पास, और आपके पास जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना, वो बच गया 100 का। वो बच गया कितने का 100 का। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि 200 का था, 700 और खरीद लिया, टोटल 900 हो गया, 100 मेरे पास बच गया, मतलब 800 मैंने बेच दिया। तो यही 800 कैसे निकला, यही मेरा COGS है।
800 का आपने कितने में बेचा वो होता है सेल का फिगर, मतलब सेल ये बताता है कितने में बेचा। सीओजीएस क्या बताता है, कितने का बेचा, जो बेचा ना वो कितने का था, मेरे लिए कितने का था, मेरा उस कॉस्ट कितने का पड़ा, वो मेरे को सीओजीएस बताता है, सीओजीएस बताता है। ठीक है, तो यहां पे सोचने वाली बात ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा आपका सीओजीएस उतना कम हो जाएगा। आप थोड़ा सोच के देखो, 200 का आपका ओपनिंग स्टॉक था, 700 का आपका परचेज है, 900 हो गया टोटल। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 100 नहीं होके 300 हो जाता है तो आपका सीओजीएस कितना निकलेगा, 600। तो सीओजीएस 600 निकलने का मतलब क्या हो, सेल 1000 है, सीओजीएस 600 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 400। और अगर क्लोजिंग स्टॉक 100 है तो सीओजीएस मेरा 800 हो गया, तो उस केस में मेरा प्रॉफिट 200 है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है सीओजीएस के साथ, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक के साथ। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सीओजीएस से लेस होता है, और सीओजीएस क्या है, कॉस्ट है हमारा। तो कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हो? तो यहीं पे ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं, देखिए ए बी सी डी में ना यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो हमारा इनकम, नेट इनकम जो ओवर स्टेटेड होगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो हमारा नेट इनकम अंडर स्टेटेड होगा। अगर अब इसका ठीक अपोजिट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह पे ओपनिंग इन्वेंट्री दी, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो फिर इसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेरा ये नेट इनकम और प्रॉफिट ऑफ द ईयर, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज इनवर्सली रिलेटेड टू मेरा नेट इनकम और प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, करेंट एसेट होता है, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। लिक्विडिटी एनालिसिस क्यों हम लोग, क्योंकि लिक्विडिटी एनालिसिस में वर्किंग कैपिटल मेजर करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, और करेंट एसेट में हमारा इन्वेंट्री आता है, इसलिए हमारी लिक्विडिटी एनालिसिस में काम आता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट का जो रूल्स है कि हमारा अकाउंट, ये अकाउंटिंग पॉलिसी, मेजरिंग ऑफ इन्वेंट्री, ये सब का जो कंप्लायंस है वो सब हम लोग इन्वेंट्री में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेसिस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए जैसे आप लोग दिख रहा होगा, बेसिस फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कॉस्ट ऑफ परचेज, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना कॉस्ट की, तो वहां पे हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे कि कॉस्ट कौन सा लेंगे, कैसे पकड़ेंगे वो। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट को लेके डिटेलिंग में और थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा। कॉस्ट में जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट में क्या सब आएगा। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि कॉस्ट में ना किसी भी चीज को अगर आप खरीदते हो, किसी भी चीज को खरीदते हो, तो जितने में खरीदते हो वो तो सबसे पहले उसका परचेज कॉस्ट है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने में खरीदते हो, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने 100 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, तो इसका परचेज प्राइस कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ठीक, इस पे मैंने 20% का जीएसटी पे किया। अब आप लोग प्रैक्टिकलिटी में मत जाना कि 20% कोई रेट नहीं है जीएसटी का, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि 20% का मैंने इस पे टैक्स पे किया। तो अभी मेरे को ये कितने देने पड़े दुकान वाले को, 120 रुपए देने पड़े। ठीक, दुकान से अपने गोडाउन तक लाने में हमको 10 रुपए का फ्रेट लग गया, खर्चा मतलब भाड़ा लग गया। अब बताओ, अब ये सामान मेरे को दुकान तक पहुंचाते पहुंचाते कितने रुपए खर्चे हो गए इस सामान के पीछे। तो 100 का सामान था, 20 रुपया टैक्स लगा, 120, और फिर 10 रुपए का हमारा फ्रेट लगा, 130 रुपए हो गए। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि अब ये इस पे हमारा और कोई किसी भी तरह का खर्चा आता है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई खर्चा लगता है, जैसे कि अगर मान लो मुझे दुकान वाले ने 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब ये डिस्काउंट का नेचर ट्रेड डिस्काउंट का था, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो क्या करेंगे, मुझे 100 का सामान 95 में मिला, मतलब 120 की जगह पे 115 लगा, और फिर 10 रुपए का फिर 125 लगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ना हम कौन कौन से आइटम को कंसीडर करेंगे और कौन कौन से आइटम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका एक थंब रूल है। थंब रूल ये कहता है कि किसी भी इन्वेंट्री को या स्टॉक को खरीदने में वही कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा जो उसको बेचने के लायक बनाने तक में जो भी खर्चा हमारा उस पे लगेगा वो उस पे ऐड कर देंगे हम लोग। आई रिपीट, बेचने के लायक मतलब बेचने सेलेबल पोजीशन में लाने तक हमको जो भी खर्चा लगेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्या सेलिंग एक्सपेंस ऐड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बेचने में जो खर्चा करना पड़ रहा है ना, जैसे हमको एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, प्रमोशन करना पड़ रहा है, फ्री सैंपल देना पड़ रहा है, वो कभी नहीं ऐड होगा। लेकिन बेचने तक मतलब क्या इस पेन को हम बिना ढक्कन के बेच सकते हैं? क्या नहीं। मान लो हम बिना ढक्कन के खरीद के लाए, अब इसमें ढक्कन भी जोड़ेंगे तो वो भी कॉस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे।
क्योंकि बिना ढक्कन का तो बिकेगा नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बेचने के लायक बनाने तक जो भी खर्चा इसमें लगेगा वो सारा खर्चा ऐड कर देंगे। अगर किसी भी तरह का कोई इंसेंटिव या कोई सब्सिडी या कोई रिवॉर्ड हमें मिल रहा है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, और इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज को कैलकुलेट करेंगे। एक बार देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग उसको रीड कर लेते हैं। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स परचेज प्राइस, देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वही एक बात मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर से कि वही टैक्सेस और ड्यूटीज को ऐड करेंगे जिसका आगे जाके कोई क्रेडिट हमें नहीं मिलने वाला है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने अपने एग्जांपल में 20 रुपए का जीएसटी पे किया था, अगर कल को हो कि मैं जीएसटी का क्रेडिट ले लेता हूं गवर्नमेंट से, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता हूं, तो फिर वो मेरे परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे सिर्फ वही टैक्स ऐड होगा जिसका हमको अदर देन दोज, देखिए लिखा हुआ है ना, अदर देन दोज, उसके अलावा जो रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी, जो अगर मेरे सरकार से रिकवरेबल है, गवर्नमेंट से रिकवरेबल है, तो फिर उसको ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी सारे टैक्स एंड ड्यूटीज को ऐड करेंगे। आई होप समझ में आ रही होगी। उसके बाद किसको ऐड करेंगे, फिर फ्रेट इनवर्ड, फिर अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, जो हमारे एक्विजिशन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड अदर सिमिलर आइटम आर डिडक्टेड। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है या कोई रिबेट है या कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है तो ये सब आइटम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और इस तरह से हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। देन है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में बनाने के लिए जो भी खर्चा लगता है, भैया रॉ मटेरियल तो आप खरीद के ले आए हो ना, उसके बाद आप लेबर को इन्वॉल्व करोगे ना, आप बिजली जलाओगे ना, आप पेट्रोल जलाओगे ना, आप मशीन चलाओगे ना, तो ये सब में आपका खर्चा लगेगा ना, तो ये सारे खर्चों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ये सारे खर्चों को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। समझ में आ रही है मेरी बात। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने में जितना भी आपका कॉस्ट लग रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे कि डायरेक्ट लेबर, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड यही होगा। वेरिएबल ओवरहेड आप समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जितना ज्यादा फैक्ट्री मशीन चलेगा उतना ज्यादा बिल आएगा, और फिक्स ओवरहेड आ गया आपका रेंट, फैक्ट्री का रेंट। समझ में आ रहा है। अदर कॉस्ट, अगर किसी भी तरह का और कोई कॉस्ट लग रहा है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मैंने क्या कहा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए, डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए, और मेरे स्टॉक को उसके बेचने के पोजीशन तक, बेचने लायक बनाने तक जो भी खर्चा लगेगा वो सब हम लोग ऐड कर देंगे। क्या सब ऐड नहीं करेंगे, एक्सक्लूजन, यहां पे डिस्कस करें हम लोग क्या सब ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या ऐड नहीं करेंगे, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस। अगर कोई मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। मतलब स्टोरेज कॉस्ट तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो आपको, उससे आपका इन्वेंट्री को क्या लेना देना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको स्टोर करोगे, करके रखोगे, कैसे रखोगे, किस कंडीशन में रखोगे। अगर अच्छे से रखोगे तो अच्छा से बिकेगा, नहीं है तो आपका वेस्ट होगा। तो ये आपके लिए, ये आपका कॉस्ट है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेलिंग कॉस्ट को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद एनआरवी डिस्कस किया गया। एनआरवी जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनआरवी कैसे पता चलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कैसे, मतलब मेरा जो स्टॉक है वो आज के दिन मेरे को कितना पैसा रियलाइज करके दे देगा। तो वो हो जाएगा रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइज करने में मेरा अगर कुछ खर्चा होगा उसको लेस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहां पे दिया हुआ देखिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मतलब कि एक सेकेंड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसका दो मेथड है। इसका इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक इज लेस एक्सपेंसिव टू यूज देन परपेचुअल। पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि एक साल या फिर एक पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, स्टॉक का काउंटिंग करते हैं कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, फिर उसका वैल्यूएशन निकालते हैं वैल्यूएशन टेक्निक से। वैल्यूएशन टेक्निक कौन सा, भाई कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच और इज लोअर वाला, से उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। तो ये इस सिस्टम को बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम। जब हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर किसी डेट को निकाल के या किसी स्पैन ऑफ टाइम को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक का काउंटिंग करते हैं।
यहाँ पे फिजिकल काउंट होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे फिजिकल काउंट और मेजर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें ओपनिंग स्टॉक पता होता है, परचेज पता होता है, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग फिजिकली काउंट करके निकाल लेते हैं, और इस तरह से हमारा सीओजीएस निकलता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में ना रिकॉर्डिंग बैलेंस आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू, हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट पे गिनती विनती नहीं करते, काउंटिंग वगैरह नहीं करते। इनफैक्ट रेदर देन क्या करते हैं कि हमारे पास इन्वेंटरी जिस दिन भी आता है ना, हम लोग उसका बैलेंस अपडेट करते हैं, जिस दिन भी जाता है ना हम लोग फिर से बैलेंस अपडेट। अरे बैंक के पासबुक में कैसे होता है, बैंक का पासबुक जैसे हर ट्रांजेक्शन के साथ अपडेट होता है ना। पैसा डालते हो तो बैलेंस अपडेट हो गया, पैसा निकालते हो तो बैलेंस अपडेट हो गया, सिंपल वही सिस्टम है भैया इन्वेंट्री के केस में, इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के केस में। जैसे आया स्टॉक का बैलेंस अपडेट, गया स्टॉक का बैलेंस अपडेट, कोई झंझट ही नहीं है। तो इस केस में हमें क्या होता है, हमें बैलेंस हमेशा पता होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता ही होता है कितना था, परचेज कितना किए पता ही है, क्लोजिंग कितना किए हमको पता ही है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, पता ही है हमें। उससे क्या निकल जाएगा वहां, सॉरी यहाँ पे सीओजीएस हमें पता होता है कि कितने का मेरा रिसीट हुआ है, तो इससे मैं कैलकुलेट करके निकल जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। उसके बाद फिर डिफरेंस दिया हुआ है, डिस्टिंक्शन दिया हुआ है पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का। ये आप लोग रीड करोगे समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है कि कौन कौन सा मेथड, हाँ जो हम लोग स्टार्टिंग सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से मेथड ऑफ टेक्निक होते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कहाँ पे यूज होता है वो सब एक्सप्लेन किया गया है। इसके नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल आप लोग एक बार खुद से करने का ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई इस इलस्ट्रेशन में डाउट है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में उतना कुछ है नहीं, आप एक बार देख लोगे। हालांकि अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो देख लो कि पी क्यू आर इसका 3 प्रोडक्ट है विच आर नीदर सिमिलर नॉट इंटरचेंजेबल। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, नॉट इंटरचेंजेबल, नॉट इंटरचेंजेबल। उसकी मैं क्या किया तो इंटरचेंजेबल नहीं है तो भैया पी का अपना कॉस्ट है 38, पी का अपना कॉस्ट है 38, क्यू का अपना कॉस्ट है 29, आर का अपना कॉस्ट है। तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो 38 42 विच एवर इज लोअर, 38 इज लोअर, 29 और 29 विच एवर इज लोअर, 29 इज लोअर, इसमें 38 इज लोअर, 17 और 14 विच एवर इज लोअर, 14 इज लोअर। तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, 38 प्लस 29 प्लस 14, देखिए 38 प्लस 29 प्लस 14, ठीक है। फिर फीफो मेथड दिया हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया फीफो मेथड क्या होता है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2, ये भी इजी है, एक बार करने से आप लोग को हो जाना चाहिए। लिफो मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लिफो मेथड क्या होता है, फिर इसका इलस्ट्रेशन है। उसके बाद सिंपल एवरेज प्राइस मेथड डिस्कस हो चुका है हम लोग का। फिर वेटेड एवरेज, कोई दिक्कत नहीं, वेटेड एवरेज में हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, इसमें वेट पहले वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें उतना कुछ है नहीं अभी। फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या होता है। ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लिएगा खुद से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाँ ये एक टॉपिक है इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री टेकिंग को अगर हम आसान भाषा में लिखे ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टॉक काउंटिंग। स्टॉक काउंटिंग, गिनती करना है, स्टॉक का गिनती करना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। ये कब होता है, साल के बीच में कभी, मतलब सॉरी जनरली साल के एंड में ही होता है। ये होता है जनरली आपका 25th मार्च टू 15th अप्रैल, जनरली इसके बीच में होता है, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि स्टॉक का काउंटिंग हुआ 25th मार्च को, ठीक है,
25 मार्च को काउंटिंग हुआ और काउंटिंग होकर पता चला कि इसके पास 5 लाख का स्टॉक है। कितने का स्टॉक है? 5 लाख का स्टॉक है। और फिर क्या करेगा आपको तो बुक्स जो क्लोज होता है वो तो 31 मार्च को होता है, 31 मार्च को होता है, तो आपको बोलेगा 31 मार्च का वैल्यू निकालने। तो क्या है, आपको 5 दिन पहले का इन्वेंट्री का वैल्यू दे दिया है और ड्यूरिंग इस 5 दिन के दौरान क्या सब हुआ है वो दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा 31 मार्च का निकालिए। दूसरा क्या कर सकता है, आपको दे देगा 15 अप्रैल का डेटा दे देगा, 15 अप्रैल को इतना का स्टॉक था और आप निकालिए 31 मार्च का। तो ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक लॉजिक है, ठीक है। ये सब इलस्ट्रेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये सब बन जाना चाहिए। मैं इसके पीछे का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बता दे रहा हूं। जैसे से फॉर एग्जांपल एक सेकंड, हाँ, जैसे कि ये है, यहां पे है 15 अप्रैल और यहां पे है 25, सॉरी, हाँ, तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया इसलिए मैंने वीडियो हटा दिया। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 31, यहाँ पे है 31 मार्च, ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च, ये है 25 मार्च और ये है 15 अप्रैल। अब हम लोग क्या बोल रहे थे, हम क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको इस दिन का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिया हुआ है, किस दिन का दिया हुआ है, इस दिन का 25 मार्च का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिया हुआ है और 15 अप्रैल का दिया हुआ है, तो आपको कैसे पहुंचना है 31 मार्च तक। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 25 तारीख को आपके पास 10 रुपए का सामान है, आपके पास 25 तारीख को 10 रुपए का सामान है, तो आपको निकालना है कि 31 तारीख को आपके पास कितने का सामान होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी परचेज किए रहोगे उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जो भी परचेज किए रहोगे उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। यहां पे जो भी परचेज किए रहोगे उसको कर दोगे ऐड, और जो भी सेल किए रहोगे उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। अगर मैंने 25 तारीख को मेरे पास 10 रुपए का सामान था, अगर 25 से 30 बीच के 5 दिन में मैंने 3 रुपए का सामान खरीद लिया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, 13 हो गया। मैंने 2 रुपए का सामान बेच दिया, तो अब 31 तारीख को मेरे पास कितना सामान बचा होगा, तो 11 रुपए का बचा होगा। कैसे निकाले 11, तो ऐड कर दिए परचेज को, सेल को कर दिए लेस, परचेज को ऐड कर दो, सेल को लेस कर दो, मेरा निकल जाएगा। ठीक इसका उल्टा, मतलब हम ये यहाँ पे ये रूल नहीं बना रहे कि आप परचेज को ऐड कर दो, सेल को लेस कर दो। ऐसे मत, मतलब ऐसे याद मत कर लीजिएगा कि परचेज को ऐड कर देंगे, सेल को लेस कर देंगे। हम लोग ऐसे सीखेंगे कि मेरे पास जो आ रहा है ना उसको ऐड कर दो और मेरे पास से जो जा रहा है ना उसको लेस कर दो। कौन से केस में, जब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। 25 से 31 पहुंच रहे तो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो आ रहा है उसको ऐड कर दो, जो जा रहा है उसको सेल कर दो। तो परचेज करने से क्या होगा, आ रहा है तो परचेज को ऐड कर देंगे। सिमिलरली सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न से क्या होगा, आ रहा है उसको भी ऐड कर देंगे। परचेज रिटर्न से जा रहा है तो उसको लेस कर देंगे। फ्री सैंपल से जा रहा है तो उसको लेस कर देंगे। लॉस बाय फायर से जा रहा है तो उसको लेस कर देंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रहा होगा। तो और जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड का केस सीख लेंगे ना, इसका ठीक उल्टा हो जाता है बैकवर्ड का केस। अगर हम बोलते हैं कि 15 तारीख को आपके पास 20 रुपए का सामान था, तो आज से ठीक 15 दिन पहले कितने का रहा होगा, तो जो इतने दिन में परचेज कर लिए उसको कर दो लेस, उसको कर दो क्या, लेस। और जो बेच दिए उसको क्या कर दो, ऐड, क्योंकि वो उस दिन तो रहा होगा आपके पास। इस केस में क्या करेंगे, परचेज को कर देंगे लेस और सेल को कर देंगे ऐड। यहां पे परचेज सेल से मत समझिए, यहां पे समझिए कि जो मेरे पास से चला गया उसको कर देंगे ऐड, क्योंकि मेरे पास उस दिन रहा होगा, और जो मेरे पास आ गया उसको कर देंगे लेस, क्योंकि इस बीच में आया है मेरे पास। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, तो परचेज रिटर्न मेरे पास से चला गया है तो उसको कर देंगे ऐड। सेल रिटर्न को क्या करेंगे, सेल रिटर्न को कर देंगे लेस। आई होप मेरी बात समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से एडजस्ट करके हम लोग निकालेंगे एज ऑन 31 मार्च का फिगर, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट होगा, जो कि हमारे बुक्स के लिए रिलेवेंट होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। इसके बाद और कोई टेक्निकल टॉपिक है नहीं इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए। हो गया इस तरह से हमारा ये चैप्टर ओवर। इलस्ट्रेशन 12 इसका लास्ट इलस्ट्रेशन है, उसके बाद समरी आ जाता है। एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि समरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग बस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझे फोन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो अपनी क्वेरी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन वीडियो के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।